स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आपसे द्विपरमाणुक अणुओं की बंधन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेस के नियम का उपयोग करके भी हम बंधन ऊर्जाओं का परिकलन कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशंस में हम बंधन ऊर्जा का भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को मुख्यतः जो भी 3-4 एप्लीकेशन जो होते हैं उसके बारे में आपको बता दिया था। एग्ज़ाम में क्या कर दें, सफिशेंट है। चाहे तो पॉइंट्स पे लिख सकते हैं कि हेस के नियम के द्वारा हम बंधन ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। हेस के नियम के द्वारा हम हीट ऑफ न्यूक्लियेशन का परिकलन कर सकते हैं आदि। तो आज हम शुरू करते हैं द्विपरमाणुक अणुओं की बंधन ऊर्जा के। द्विपरमाणुक डायटोमिक द्विपरमाणुक अणु डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अणुओं की बंधन ऊर्जा। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो द्विपरमाणुक अणुओं के लिए उनकी वियोजन ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा होती है। ये चीज़ आप समझ लें। कोई भी द्विपरमाणुक अणु ले लें, जो हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, किस फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। इसको हम वियोजित करें किस में होगा, H+H एटम्स के अंदर ये गैस वियोजित होती है। और इस प्रक्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है वो होता है लगभग 435.1 किलो जूल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि द्विपरमाणु अणु की जो वियोजन की ऊर्जा होती है वही उसकी बंधन की ऊर्जा भी होती है। बंधन मतलब H और H में बॉन्डिंग, ये बंधन होगा। बंध बनने में जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वो बंधन ऊर्जा। बंध टूटने से या तोड़ने में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है वो बंध वियोजन ऊर्जा, और बनने में जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। बहुपरमाणुक अणुओं के लिए बंध ऊर्जाएं हमारे पास बहुपरमाणु पॉलीमोलिक्यूल्स हैं। तो ऐसी स्थिति में बंधन ऊर्जाओं का मापन यथार्थ नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब अणु में से एक बंध तोड़ जाता है तब अणु के शेष भाग की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। किसी भी अणु में बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स हैं और हम किसी एक बंध को तोड़ते हैं तो अन्य की प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है। अतः उसी प्रकार का बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा अलग होगी। ठीक है। सपोज करें कि मान लीजिए कि ये एक्स है, इसमें कई सारे बॉन्ड्स हैं। ठीक है। हर बंध की प्रकृति अलग अलग होती है। मान लीजिए हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, तो अन्य बंधों की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम इस बंध को तोड़ें तो कुछ और ऊर्जा लगेगी, इस बंध को तोड़ें तो कुछ और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इस बंध को तोड़ें तो कुछ और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ भी पॉलीमोलिक्यूल्स हैं उनके अणुओं के बंधन ऊर्जा का मापन एग्जैक्ट प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे बता देते हैं कि अलग अलग कार्बनिक यौगिकों में CH बंध ऊर्जा अलग अलग होती है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि CH बॉन्ड अलग अलग परमाणु कार्बनिक यौगिक में अलग अलग होती है। इस स्थिति में एक ही प्रकार के बंध की ऊर्जाओं का औसत लिया जाता है, जिसे प्रतिनिधि बंधन ऊर्जा कहते हैं, और अल्टीमेटली इसे ही बंधन ऊर्जा मान लेते हैं। राइट। जितने भी बॉन्ड्स हैं सबका बंध की ऊर्जाओं का एवरेज ले लिया और वो जो एवरेज मान प्राप्त होता है उसे ही हम बंध या बॉन्ड एनर्जी मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा बंधन ऊर्जाओं का परिकलन
कैसे होता है। हाउ डू यू डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी बाय हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन के द्वारा आप बंद ऊर्जाओं को किस प्रकार से परिकृत करते हैं उसके बारे में आज हम देखते हैं। यदि विभिन्न अणुओं के परमाणुओं में वियोजन उष्मा लाइक हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पीकरण उष्मा तथा उन बंधों को रखने वाले अणुओं की संभवन उष्मा ज्ञात हो, तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए। विभिन्न अणुओं के परमाणुओं में वियोजन उष्मा, ठीक है, तथा उन बंधों को रखने वाले अणुओं की संभवन उष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये यदि ज्ञात हो तब ऐसी स्थिति में हम बंधन उष्मा का परिकलन कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि समायवी यौगिकों की जो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैं, आइसोमेरिक समायवी यौगिकों की संभवन उष्माओं का मान समान होता है। अगर कोई आइसोमर्स है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन एक समान होता है उनका। तब किसी समजातीय श्रेणी में CH2 समूह की वृद्धि से संभवन उष्मा के मान में भी स्थिर या एक समान वृद्धि होती है। जैसे किसी समूह में मान लीजिए 1 CH2 है, किसी में मान लीजिए 2 CH2 है, किसी में मान लीजिए 3 CH2 है, ठीक है। तो जैसे जैसे हर श्रेणी में एक एक CH2 की वृद्धि होती जा रही है, तो ये मान के चलते हैं या ये ऐसा ही होता है कि इसी अकॉर्डिंग एक समान रूप से संभवन उष्मा के मान भी बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बंधन ऊर्जा एक योगात्मक गुण है, ठीक है। देखिए कैसे H2 ये हमारा क्या है, गैस है। इससे क्या बना आपका 2H बन गया, ये क्या है, गैस, ठीक है। यहाँ पर डेल H का मान कितना है, लगभग 435 किलो जूल, 0.1.2 जूल है, चलो कोई बात नहीं, राइट। नाउ O2 गैस, ये किस में कन्वर्ट होगा, 2O एटम्स में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए उसमें परिवर्तन का मान कितना है, 49.5 किलो जूल है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। इससे क्या बना हमारा 2 नाइट्रोजन एटम बन गया। इसके लिए डेल H उसमें परिवर्तन का मान 937.4 किलो जूल हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन, ठोस कार्बन का। ठोस कार्बन से क्या बन रहा है हमारा, कार्बन गैसियस फॉर्म में मान लो। तो इसके लिए जो डेल H का मान है वो हो जाता है लगभग 719.6 किलो जूल। ये 4 इक्वेशंस आपको लिखवा दिए। इन 4 इक्वेशंस में ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये हैं वियोजन उष्मा, डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, और ये जो है सॉलिड से गैस में क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होता है। तो इसमें इस प्रक्रिया में जो भी उष्मा परिवर्तन हो रहा है उसको हम वाष्पीकरण की उष्मा कहेंगे, ठीक है। तो हम आपके सामने मैंने आपको रखा है 4 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन में वियोजन उष्मा है और 1 इक्वेशन में वाष्पीकरण उष्मा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि विभिन्न अणुओं के परमाणु में वियोजन उष्मा तथा उन बंधों को रखने वाले अणुओं की संभवन उष्मा ज्ञात हो तो हम बंधन उष्मा का परिकलन कर सकते हैं। तो जैसे हमें देख लिया कि वियोजन उष्मा का मान हमने माना।
अब हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन का मतलब CH4। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मीथेन में, CH बंध होते हैं। ठीक है, तो CH बंध ऊर्जा ज्ञात करने के लिए CH4 की संवहन ऊष्मा ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है मीथेन क्या होता है, H। ठीक है, तो अर्थात CH बंध इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और CH बंध ऊर्जा ज्ञात तभी हो सकता है जब हमें CH4 की संवहन ऊष्मा ज्ञात हो। तो कैसे होगा भाई, देख लीजिए CH4 की संवहन ऊष्मा कैसे, मतलब CH4 कैसे बनता है, किससे बनता है। तो CH4 किससे बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। C सॉलिड प्लस 2H2 गैस। इसकी जब हम क्रिया करवाएंगे तो हमें बनेगा CH4 गैस। ठीक है, अब आप बात करेंगे यहाँ पर कि CS है, तो CS जो है पहले किस में परिवर्तित होगा, C गैस में, उसके पश्चात हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके CH4 देगा। ठीक, तो इस प्रक्रिया में जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा परिवर्तन डेल H है वो होता है -74.9 किलो जूल। राइट, अगर हम इन इक्वेशंस को नंबरिंग दें तो जैसे ये एक, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करें। इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करें तो क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, देन 2H2 गैस से क्या बनेगा 4H गैस, और डेल H का मान क्या हो जाएगा, मल्टीपल टू 870 किलो। ठीक है, अब इस समीकरण में हम इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ देते हैं, मतलब प्लस C सॉलिड, C गैस और H का मान है आपका 719.6 किलो जूल। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, C सॉलिड प्लस 2H2 गैस और प्रोडक्ट में C गैस प्लस 4H प्लस 4H गैस, और ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, डेल H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 7 15 1589.0 कुल। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 मान लिया। अब समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 6 को घटाएं। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 5 में से क्या घटा रहे हैं हम, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 है अपना ये वाला, तो क्या कर देंगे इस इक्वेशन में, माइनस CS प्लस 2H2 गैस, यहाँ बन गया CH4 गैस, और डेल H का मान कितना है आपका यहाँ -74 पॉइंट कितना था, ये 74 पॉइंट 9 किलो जूल।
ठीक है, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को घटाना, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, माइनस इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 ये होगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा C गैस प्लस 4H गैस, इससे CH4 गैस, और जो H का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, तो टोटल कितना है, -1664.7 किलो जूल के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो स्पष्ट है कि मीथेन के 4CH बंध को तोड़ने के लिए 1664.7 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अतः एक CH बंध की औसत ऊर्जा, ठीक है, ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है हमें किसके लिए प्राप्त हुआ है, 4CH बॉन्ड के लिए। तो एक CH बॉन्ड के लिए जो औसत ऊर्जा होगा उसमें क्या करेंगे हम, -1664.7 डिवाइडेड बाई 4, और जब हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 416.2 लगभग, 416.2 किलो जूल, ठीक है। तो एक CH बंध की जो औसत ऊर्जा होगी वो लगभग 416.2 किलो जूल के बराबर होगी। बंध ऊर्जा 1 मोल CH बंध के लिए प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इथेन के लिए भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। हमें क्या आवश्यकता होती है, ये जो 4 बेसिक रिएक्शंस हैं, अगर इसका हमें ज्ञान हो तो हम किसी भी कार्बनिक के लिए जिसके अंदर CH बंध मौजूद हैं उसके लिए हम बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, फटाफट एक बार नज़र बदला लें। हम बात कर रहे हैं मीथेन की, सॉरी इथेन की, जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी। अब हमारे पास मीथेन की जगह पर C2H6 है, इथेन, ठीक है। जैसा कि जानते हैं हम, इथेन की क्या स्ट्रक्चर होगा, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो CH बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, कुल 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। तो जैसा कि हमने मीथेन प्राप्त किया था उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इथेन की संबंध ऊष्मा मालूम होना चाहिए। इथेन हम कैसे प्राप्त होगा, तो इथेन प्राप्त करने के लिए कितने कार्बन की चाहिए आवश्यकता, 2 कार्बन चाहिए हमें। तो हम क्या लेंगे, 2C डायरेक्ट प्लस हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 और 3 6, मतलब 3H2 गैसियस फॉर्म में, और इससे बन गया आपका C2H6 गैस। और इसके लिए जो हाइड्रोजन सॉरी ऊष्मा परिवर्तन है वह है -89.2 किलो जूल, -89.2 किलो जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से इथेन की संबंध ऊष्मा में मिल जाता है। अब जैसा कि मीथेन के केस में देखा था हमने, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा किया था और इससे उससे जुड़ा था और उससे घटाया था, वही प्रक्रिया यहाँ पे हमको करना है। बस ये देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा मान सुटेबल है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर जो 4 था हमारा कार्बन वाला, उसको 2 से गुणा करके समीकरण 1 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम समीकरण नंबर 4 को
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और समीकरण नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2CS से 2C गैस और ऊष्मा परिवर्तन जो होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 14 और 38 लगभग 439 पॉइंट समथिंग किलो जूल होगा। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें 3H2 की आवश्यकता है। 3 से गुणा इसको करोगे तभी 3H2 प्राप्त होगा। तो 3 से गुणा करने पे तो 3H2 यहाँ बन जाएगा 6H और जो ऊष्मा परिवर्तन H है 435 है और इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1305.3 किलो जूल हो जाएगा और ये 1439.2 किलो जूल हो जाएगा। अब फिर क्या बोला था हमने, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। जोड़ने से 2C सॉलिड प्लस 3H2 गैस, इससे बना आपका 2C गैस प्लस 6H गैस और हीट परिवर्तन कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 2744.5 किलो जूल हो गया। ठीक, अब ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 1 था, ये मान लीजिए 2 था, ये मान लीजिए 3 था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटाएंगे। इसमें से ये माइनस करना है। कौन सा इक्वेशन है ये हमारा, ये इक्वेशन, इसमें से हमें ये इक्वेशन माइनस करना है। जब इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो हमारे पास जो परिणाम प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2C गैस प्लस 6H गैस और इससे बन गया आपका C2H6 और यहाँ जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वो हो जाएगा लगभग 2833 माइनस 2833.7 किलो जूल। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है स्पष्ट है कि C2H6 में 6 मोल CH बंद, ठीक है, 6 मोल CH बंद 4 5 6 और 1 मोल CC बंद के बनने में कुल 2833.7 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। चूँकि 6 मोल CH बंद बनने में कितना बंद हो जाएगा, 6 मोल CH बंद बनने में कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, 6 इंटू CH के लिए हमने पहले निकाला था 416.2, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2497.2। ठीक है, 6 मोल CH बंद बनने में कुल इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 मोल कार्बन कार्बन बनने के लिए होगा। ठीक है, अतः 1 मोल CC बंद बनने में जो भी उसमें की आवश्यकता होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसका मान हो जाएगा 336.5 किलो जूल। और यही कार्बन कार्बन बंधन ऊर्जा होती है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विपरमाणु अणुओं की बंधन ऊर्जा क्या होता है और अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हम बंधन ऊर्जा को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बंधन ऊर्जा से अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन
किस प्रकार किया जाता है। अभी हमने देखा था उस विक्रिया ऊष्मा से बंधन ऊर्जा, अब हम देखेंगे बंधन ऊर्जा से विक्रिया ऊष्मा का परिकलन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।